जाति प्रथा उन्मूलन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जीवित रहने तथा शरीर की रक्षा का अधिकार है, तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ है अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वो लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के भावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के जो समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं, वे स्वाधीनता के इस स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुकाने का अधिकार निहित है। किंतु इस स्वाधीनता पर आपत्ति करने का अर्थ है दासता को शाश्वत बनाना, क्योंकि दासता का अर्थ केवल कानूनी अधीनीकरण पर परतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ है समाज में व्याप्त वो स्थिति जिसमें कुछ लोगों को विवश होकर अन्य लोगों से उन प्रयोजनों को भी स्वीकार करना होता है जिसके अनुसार उन्हें आचरण करना। ये स्थिति तब भी रह सकती है जब कानूनी अर्थ में दासता का अस्तित्व न हो। यह स्थिति जाति प्रथा की तरह ऐसी दशाओं में पाई जाती है जहाँ कुछ व्यक्ति अपनी पसंद का धंधा छोड़कर स्वयं पर थोपे गए अन्य धंधे करने पर विवश हो जाते हैं। क्या समानता पर कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांस की क्रांति के नारे का ये सबसे विवादास्पद अंश रहा है। समानता के विरुद्ध आपत्तियां ठीक हो सकती हैं और यही मानना होगा कि सभी लोग एक समान नहीं होते, लेकिन उससे क्या होता है, समानता भले ही काल्पनिक वस्तु को, किंतु फिर भी उसे निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य की शक्ति 3 बातों पर निर्भर है। नंबर 1 शारीरिक आनुवंशिकता, नंबर 2 सामाजिक विरासत या दाएं, जो उसे माता पिता द्वारा देखभाल, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान का संचय और उसे बराबर की अपेक्षा अधिक सक्षम मनुष्य बनाने वाले सभी साधन के रूप में प्राप्त होते हैं। और नंबर 3 उसकी अपनी कोशिशें। इन तीनों पहलुओं की दृष्टि से निसंदेह मनुष्य असमान है, किंतु प्रश्न ये है कि क्या उनके असमान होने के कारण हम भी उन्हें असमान मानकर व्यवहार करें? इस प्रकार का जवाब समानता के विरोधियों को अवश्य देना होगा। जहाँ तक व्यक्तिवादियों का दृष्टिकोण है, दोनों को इसलिए असमान माना जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रयत्न भी असमान होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की शक्ति के पूर्ण विकास के लिए उसे अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना वांछनीय है, लेकिन अगर मनुष्य को उल्लिखित 2 कारणों से असमान मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जन्म, शिक्षा, परिवार का नाम, व्यवसायिक संबंध और विरासत में मिली संपत्ति की दृष्टि से बेहतर है, वो अधिक अच्छा माना जाता है। किंतु ऐसी स्थितियों में जो चयन होगा उसे योग्य व्यक्ति का चयन नहीं कहा जाएगा। चयन विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति का होगा। इसलिए यदि हम तीसरे कारण से
लोगों को असमान मानने पर बाध्य होते हैं, तो ये भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि पहले दो कारणों से हम लोगों को यथासंभव एक समान समझें। दूसरी ओर ये भी तर्क दिया जा सकता है कि यदि समाज के लिए अपने सदस्यों का अधिकतम सहयोग लेना अच्छा है, ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि प्रत्येक कार्य के आरंभ में उन्हें यथासंभव एक समान मानकर उनसे व्यवहार किया जाए। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप हम एक समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन समानता को स्वीकार करने का एक अन्य कारण भी है। एक राजनीतिज्ञ को असंख्य लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके पास न तो समय है और न यह जानकारी कि वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और तदनुसार यथोचित व्यवहार करे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता या उसकी सामर्थ्य के अनुसार व्यवहार करे। मनुष्यों के प्रति न्यायोचित व्यवहार कितना ही वांछनीय या तर्कसंगत हो, तथापि विशाल जनसंख्या को वर्गीकृत करना या उन्हें अलग अलग करना संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिज्ञ को एक सरल और व्यापक नियम का पालन करना चाहिए, और वो सरल और व्यापक नियम ये है कि सभी लोगों को एक समान माना जाए, इसलिए नहीं कि सब समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनका वर्गीकरण या उन्हें अलग अलग करना असंभव है। समानता का सिद्धांत पूर्णतः भ्रांतिपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर यही तरीका है जिससे कोई राजनीतिज्ञ राजनीति कर सकता है, क्योंकि राजनीति पूर्णतः व्यवहारिक विषय है जिसकी कसौटी भी पूर्णतः व्यवहारिक होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।